हेलो दोस्तों, मैं आराधना कुमारी आज आप लोगों के लिए रूसों के शिक्षा दर्शन की विशेषताओं को लेकर आई हूँ। रूसों के शिक्षा दर्शन की प्रमुख विशेषताएं। पहला, शिक्षा का अर्थ। रूसों ने लिखा है, शिक्षा आंतरिक विकास है, न कि बाहर से कुछ प्राप्त किया हुआ। शिक्षा बच्चों की प्राकृतिक शक्तियों तथा आंतरिक योग्यताओं का विकास है। रूसों के अनुसार शिक्षा आनंददायक, तर्कयुक्त, सुसंगत, संतुलित, उपयोगी तथा प्राकृतिक जीवन के विकास की प्रक्रिया है। दूसरा, शिक्षा के 3 स्रोत। रूसों ने इमाइल के प्रारंभ में ही कहा है कि शिक्षा की प्राप्ति के 3 मूल साधन हैं: प्रकृति, मनुष्य एवं वस्तुएं। पहला, प्रकृति का अर्थ। प्रकृति का व्यापक अर्थ। प्रकृति का व्यापक अर्थ के लिए जाने पर इनमें अन्य दोनों साधनों, मनुष्य तथा वस्तुओं का भी समावेश हो जाता है। रूसों ने इन 3 साधनों का संबंध स्पष्ट किया है कि पहला, प्रकृति का संकुचित अर्थ। जब शिक्षा के 3 साधनों में से प्रकृति को एक साधन मानते हैं तो उसका अर्थ बालक को समाज के दूषित वातावरण से अलग रखकर प्रकृति के सौंदर्यपूर्ण वातावरण में शिक्षा देना है। तीसरा, छात्र की प्रकृति। रूसों ने कहा है कि बालक को उसकी प्रकृति के अनुसार शिक्षा दी जाए। बिना मानवीय बंधन के बालक के गुणों के सहज विकास को ही रूसों ने प्रकृति की शिक्षा माना है। प्राकृतिक मनुष्य जंगली मनुष्य नहीं है, अपितु वह स्वयं के प्राकृतिक नियमों द्वारा नियंत्रित एवं शासित है, न कि सामाजिक संस्थाओं द्वारा। रूसों ने शिक्षा का अर्थ लिया है नवसार्गिक शक्तियों का विकास तथा जन्मजात प्रवृत्तियों का प्रकाशन। दूसरा, शिक्षा का दूसरा साधन मानव। संभवतः यहाँ रूसों ने इसका अर्थ समाज के लिए से लिया है। रूसों का कहना है कि सामाजिक संस्थाओं के मुकाबले में छात्र प्रकृति से अधिक सीखता है। रूसों से पूर्व समाज के प्रभाव को अधिक समझकर प्रकृति की अवहेलना की जाती थी। रूसों के विचार इस दृष्टिकोण के प्रति विद्रोह के रूप में विकसित हुआ। तीसरा, शिक्षा का तीसरा साधन वस्तुएं। इसका अर्थ हमारे भौतिक वातावरण से है। वस्तु आधारित शिक्षा पर बल देते हुए रूसों ने कहा, किसी वस्तु को समझाने के लिए साधारण चिन्हों का प्रयोग न करें। वस्तु के अभाव पर ही इन चिन्हों का प्रयोग होता है चाहिए, क्योंकि चिन्ह बालक के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करके वास्तविक वस्तु के प्रति विस्मृति उत्पन्न करा देते हैं। तीसरा, प्राकृतिक शिक्षा के प्रकार। 3 प्रकार की शिक्षा इस प्रकार दर्शाई जा सकती है। पहला, प्राकृतिक शिक्षा वह है जब बालक अपनी प्राकृतिक शक्तियों के अनुसार विकास करता है। दूसरा, मानव से शिक्षा का अर्थ उस शिक्षा से है जब बालक सामाजिक वातावरण में शिक्षा प्राप्त करता है। तीसरा, वस्तु से शिक्षा का अर्थ उस शिक्षा से है जब बालक सामाजिक वातावरण में शिक्षा प्राप्त करता है। तीसरा, वस्तु से शिक्षा का अर्थ है भौतिक वातावरण से बालक का स्वतः ही अनुभव प्राप्त करना। चौथा, शिक्षा के उद्देश्य। रूसों ने शिक्षा में निम्न उद्देश्यों पर बल दिया है। पहला, मानव बनाने के उद्देश्य। रूसों ने अपनी पुस्तक इमाइल में कहा है कि बच्चों को सिपाही, पुरोहित अथवा मजिस्ट्रेट बनाने से पहले मानव बनाना है। दूसरा, बच्चे की आंतरिक शक्तियों का विकास। रूसों ने शिक्षा का उद्देश्य जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में दर्शाए हैं। पहला, शैक्षिक अवस्था। जन्म से 5 वर्ष सुनियोजित स्वतंत्रता का विकास।
शैशव काल में शिक्षा का विकास उसकी योग्यताओं के अनुकूल सुनियोजित स्वतंत्रता से होना चाहिए। 5 से 12 वर्ष की अवस्था में बच्चे में पर्याप्त शक्ति विकसित की जानी चाहिए। दूसरा, बाल्यकाल अवस्था, पर्याप्त शक्तियों का विकास। रूसो ने कहा है कि सुनियोजित स्वतंत्रता के संदर्भ में बच्चे का विकास इस प्रकार हो। शरीर का विकास, उसके अंगों, इंद्रियों तथा शक्तियों का विकास होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो आत्मा को सोने देना चाहिए। तीसरा, कैशोर्य अस्वस्थ अर्थात 12 से अवस्थ अथवा 12 से 15 वर्ष की अवस्था में विकास अवस्था में बौद्धिक विकास। इस अवस्था में ज्ञान प्राप्ति मुख्य उद्देश्य है, जिससे बालक में व्यवहारिक ज्ञान न कि पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने के योग्यता का विकास हो सके। बालक में अन्वेषक की प्रवृत्ति आनी चाहिए। इस अवस्था में प्राकृतिक ज्ञानों की शिक्षा का प्रभुत्व होना चाहिए। चौथा, युवा अवस्था, 15 से 25 वर्ष, भावात्मक, नैतिक तथा धार्मिक विकास। रूसो ने इस अवस्था को नई उत्पत्ति के रूप में माना है। इस अवस्था में व्यक्ति में आदर्श इत्यादि समझने की क्षमता का विकास हो जाता है। अतः शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का भावात्मक, नैतिक तथा धार्मिक विकास होना चाहिए। रूसो के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक को सैनिक, पादरी या मजिस्ट्रेट नहीं बनाना है, बल्कि उसे वास्तव में मनुष्य बनाना है। पांचवा, पाठ्यक्रम। रूसो ने जिस प्रकार 4 अवस्थाओं के संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्य दर्शाए, उसी प्रकार उद्देश्यों के अनुसार पाठ्यक्रम का विवरण भी दिया। पहला, शैशवाकाल। यह अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक की रहती है। रूसो का कहना है कि निर्बलता दुष्टता की जननी है, अतः बालकों को शक्तिशाली बनाया जाए। रूसो के अनुसार बाल्यकाल विवेक की सुप्त अवस्था है तथा अध्यापक को बच्चे की नींद में बाधा नहीं डालनी चाहिए। इस अवस्था में छात्र का विकास स्वतंत्रता पूर्वक हो, उसकी स्वाभाविक क्रियाओं पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। रूसो का कहना है कि बालक की क्रियाशीलता में कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिए। दूसरा, बाल्यकाल। यह अवस्था 5 से 12 वर्ष तक रहती है। इस अवस्था पर तो ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा ही सबसे उत्तम शिक्षा है। बालक की ज्ञानेंद्रियों को स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग में लाने से बालक में आकार, रूप, रंग, स्थिति के ज्ञान का विकास होता है। रूसो के अनुसार इस अवस्था में पुस्तकीय ज्ञान नहीं देना चाहिए। पुस्तक द्वारा ज्ञान देने से बालक की स्वयं विचारने की शक्ति नहीं पनप पाती। रूसो ने लिखा है, इस अवस्था की शिक्षा निषेधात्मक होगी। उसे सद्गुणों तथा सत्य की महिमा के पाठ नहीं पढ़ाए जाएंगे। बालक के हृदय को बुराई तथा मन को अनुचित भावों से बचाया जाएगा। तीसरा, किशोर अवस्था। यह अवस्था 12 से 15 वर्ष तक रहती है। रूसो का विचार है कि इस अवस्था में बालक में जिज्ञासा की प्राप्ति रहती है, अतः उसे प्राकृतिक विज्ञानों की शिक्षा देनी चाहिए। बालक को उपयोगी तथा व्यवहारिक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। चौथा, युवावस्था। यह अवस्था 15 वर्ष की आयु से लेकर विवाह के समय तक लगभग 25 वर्ष तक रहती है। रूसो के विचार में इस काल की शिक्षा का उद्देश्य नैतिक, पूर्ण तथा संवेगात्मक विकास होना चाहिए। इस अवस्था पर निम्नलिखित विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए। पहला, भौतिक विज्ञान। इन विषयों से बच्चों में अन्वेषण अथवा अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण का विकास होगा। दूसरा, हस्तशिल्प। हस्तशिल्प के छात्रों में अनेक गुणों का विकास होता है।
जहाँ पर ध्यान योग्य है कि गांधी जी ने भी हस्तकला के शिक्षा पर बहुत बल दिया है। तीसरा, गणित। गणित स्पष्ट चिंतन में सहायक होगा। चौथा, चित्रकला। चित्रकला के माध्यम से आँखों तथा मांसपेशियों के प्रशिक्षण में बहुत सहायता मिलती है। पांचवा, सामाजिक चित्रण। सामाजिक विषयों में छात्रों के मन में सहयोग के भावों का विकास होगा तथा वे परस्पर निर्भरता के मूल्य को समझेगा। छठा, शिक्षण विधियाँ। रूसों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों का समर्थक माना जाता है। पहला, इंद्रियों का प्रशिक्षण। इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देते हुए रूसों ने लिखा है, शिक्षा को ज्ञानेंद्रियों का उचित उपयोग करके ज्ञान के द्वारा खोलने चाहिए। दूसरा, क्रिया द्वारा सीखना। रूसों ने शिक्षा में क्रिया द्वारा सीखने के सिद्धांत पर बल दिया है। शिक्षा केवल व्याख्यान प्रणाली द्वारा नहीं होनी चाहिए। रूसों ने स्वयं लिखा है, बालक की मौखिक पाठ न पढ़ाओ, उसे केवल अनुभव के द्वारा ज्ञान देना चाहिए। जब तक संभव हो उसे करके सीखने के अवसर दो तथा शब्दों का प्रयोग केवल उस समय करो जब क्रिया असंभव हो। पुस्तकीय ज्ञान कम से कम होना चाहिए। रूसों ने केवल एक पुस्तक पढ़ने के लिए बताई है, वह है रॉबिन्स क्रूसो। तीसरा, अनुभव द्वारा सीखना। रूसों ने अवलोकन, अनुभव तथा अन्वेषण द्वारा बालक को शिक्षा देने पर विशेष बल दिया है। ऐसा करने से उनके विचार में बालक की विवेक शक्ति का विकास होता है। हमें बालक की केवल स्मरण शक्ति नहीं बढ़ानी है। चौथा, व्यक्तिगत शिक्षण। रूसों ने छात्र के व्यक्तिगत शिक्षण पर बल दिया। पांचवा, ह्यूरिस्टिक विधि। इस विधि के अनुसार छात्र एक अन्वेषणकर्ता की स्थिति में रहता है। रूसों ने इस विधि को अच्छा विधि माना है। छठा, उदाहरण पर बल। रूसों ने नैतिक शिक्षा में व्यक्तिगत उदाहरण प्रस्तुत करने पर बल दिया, न कि नैतिक शिक्षा के सिद्धांत पढ़ाने पर। सातवां, प्राकृतिक अनुशासन। रूसों का मत है, बालकों को दंड नहीं देना चाहिए। उनकी अवांछनीय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप दंड प्राकृतिक रूप से उन्हें प्राप्त होना चाहिए। रूसों ने प्रसिद्ध ग्रंथ इमाइल का सर्वप्रथम वाक्य ही उसके अंतर्दर्शन का परिचय देता है। प्रकृति के निर्माण के हाथों में सभी वस्तुएं अच्छे रूप में मिलती है, परंतु मानव के संपर्क में आते ही वे सब दूषित हो जाती है। रूसों के अनुसार प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन सर्वश्रेष्ठ है। आठवां, स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा के बारे में रूसों ने लिखा है कि उन्हें घर संभालना है, इसीलिए उनका गृह कार्य में निपुण होना आवश्यक है। रूसों का कहना है कि वे सीने काटने, बुनने, खाना बनाने आदि में कुशल हों। उन्हें शारीरिक शिक्षा देना चाहिए जिससे वे स्वस्थ तथा सुंदर बन सके। उनकी शिक्षा केवल पुरुष के योग्य बनने के ध्येय को रखकर ही होनी चाहिए। स्त्री शिक्षा के बारे में रूसों ने इस बात पर बल दिया कि स्त्री का जन्म उसे पुरुष को प्रसन्न रखने के लिए हुआ है, अतः नारी का कर्तव्य है कि वह पालन पोषण का कार्य ठीक ढंग से करे। रूसों के शब्दों में उच्च शिक्षा प्राप्त नारी अपने पति, बच्चों, परिवार, नौकरों, यहाँ की प्रत्येक के लिए एक झंझट है। दोस्तों, रूसों का ये विशेषताएं अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें।